हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेंसिल ऑफ पटना। और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ सीटेट के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। इसके साथ ही इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए हम देखते हैं सीटेट के पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए। ये ख़ास करके हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे कुछ निर्देश हैं। जब हम क्लासरूम में इंटर करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स में जो भी हमें निर्देश दिए रहते हैं इसे हम ध्यान से हमें पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे ख़ास करके लिखा हुआ है कि कुल जो है 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और जिसका वक्त जो है 2.5 घंटे वक्त मिला है, 2 घंटा 30 मिनट का वक्त मिला है। और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको वक्त दिया जाएगा, और जबकि कोई किसी भी तरह के नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही ये बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर को जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे है, जबकि भाग 2 गणित जो है ये गणित का भी 30 क्वेश्चन है, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से भी 30 क्वेश्चन है। इसी तरह से पर्यावरण अध्ययन, इससे भी 30 क्वेश्चन है। भाग 4 में भाषा हिंदी है, भाषा पहली हिंदी है, जिसमें 30 क्वेश्चन है। और 5वीं और अंतिम जो भाग है ये भाषा, इसमें अंग्रेजी को रखा गया है, इसमें भी 30 क्वेश्चन है। तो आते हैं सबसे पहले भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, अब यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है, सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो दोस्तों, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं से यहाँ पे आशय जो है भारतीय समाज के विविध वर्गों जैसे निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों से है। तो एक शिक्षक को कक्षा में विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना चाहिए, तथा ऐसे अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। इसीलिए जो है हमारा जो फर्स्ट का आंसर है ये सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या फिर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो दूसरा का आंसर जो है वो भी सी है कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर जो है किसी छात्र की समस्या समाधान क्षमताओं को लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर सुसाध्य किया जा सकता है। अब हम जब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक अध्यापक को अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को संबोधित करने के लिए शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों एवं शिक्षण युक्तियों आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए हमारा थर्ड का आंसर जो है ये बी है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन है, रचनात्मक विचार है, मौलिक चिंतन, दृढ़ भावनात्मक आदि हैं। तो सृजनात्मक के आशय यहाँ पे क्या, मौलिक चिंतन, नवीन संगठन, व्यवहार, समस्याओं का नवीन ढंग से समाधान एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण रखना है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। तो इसी वजह से फोर्थ का जो है, चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है ये डी हो जाएगा, अपसारी चिंतन, क्योंकि यहाँ पे सृजनात्मक की पहचान के जितने भी लक्षण हैं उनमें से एक लक्षण यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी है, और बाकी सारे जो है इसके लक्षण नहीं हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है, इसीलिए 5 का आंसर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ एक अध्यापिका को दिए गए
किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों अगर किसी बच्चे को कोई एक्टिविटी करने के लिए दी गई है तो टीचर को क्यों उसका जो है विश्लेषण करना चाहिए। तो इसका आंसर, किसी दिए गए क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्रियाकलाप के दौरान छात्रों द्वारा दी गई त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसीलिए 6 का आंसर भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है? अर्थपूर्ण है। अगर हम 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 7वां क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, तो इन चारों में से जो है अभिप्रेरणा वह शक्ति है। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले जो 4 ऑप्शन है यहाँ बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर या यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर या प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर के। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य तक पहुँचने हेतु प्रोत्साहित करती है तथा उसे तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले। गुड के अनुसार क्रिया को उत्तेजित करने, नियंत्रित करने एवं लक्ष्य प्राप्ति करने को अभिप्रेरणा कहते हैं। अधिगम एवं अभिप्रेरणा दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। अतः अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखने के लिए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दिया जा सकता है। इसीलिए 7वां का आंसर क्या हो जाएगा? 7वां का आंसर डी हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएँ तो शर्मिंदगी है, डैश दिया हुआ है। तो शर्मिंदगी से आखिर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या है शर्मिंदगी? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, या फिर शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन सामग्री प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, या फिर शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, या फिर शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो बच्चों पर जो है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 8वां का आंसर भी जो है डी है। अधिगम संरचना, क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या है? तो अधिगम एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से मृत्यु तक पर्यंत निरंतर हमेशा चलती रहती है। अधिगम का संरचनात्मक विचार ज्ञान की संरचना में बच्चे की सक्रिय भूमिका दर्शाता है। इसीलिए 9 का आंसर जो है वो ए होगा कि बच्चे की सक्रिय भूमिका बच्चे इसमें निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, तो अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो देखिए, अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धारणा है योग्यता सुधार। शिक्षक तथा अभिभावकों आदि के द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से बालक की योग्यता में अपेक्षित सुधार करने के साथ साथ उसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसीलिए 10वां का जो आंसर है ये सी है, योग्यता सुधार। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम देखें तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो 11 देखिए, यहाँ अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं, जबकि बारंबार परीक्षा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र एवं अति प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं आदि संकल्पनात्मक समझ में के विकास में सहायक नहीं है। इसीलिए 11 का जो है आंसर ये बी हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद। जब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो बच्चों का अधिगम हेतु आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना, अधिगम सामाजिक संदर्भ में होना एवं विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाना आदि बच्चों के लिए प्रभावशाली अधिगम को दर्शाता है। जबकि सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करने से बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। इसीलिए 12 का आंसर सी है कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तो फिर बच्चों को वहाँ पे सीखने में क्या होती है? परेशानी होती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है, अधिगम की सर्वोत्तम अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो 13 में जो है, किसी अधिगम कर्ता की अधिगम हेतु सर्वोत्तम अवस्था क्या है? संतुलित उत्तेजना एवं कोई भय नहीं, यानी भय मुक्त होना है, डर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, संतुलित उत्तेजना, कोई भय जिसमें नहीं हो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का बालकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है।
अनुवांशिकता द्वारा वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो वहीं वातावरण के कारण बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेगिक एवं शैक्षणिक विकास होता है। अतः बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो 14 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी दोनों के ऊपर मुनहसर करता है, डिपेंड करता है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखें तो एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? खुद से बात करना क्या दर्शाता है? तो एक कार्य के दौरान सायना का स्वयं से बात करना कि वह अपने कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, या लेव वाइगोत्स्की के भाषा और विचार के विषय में दिए गए वाइगोत्स्की के स्वतः नियमन को दर्शाता है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए, इनमें से क्या होना चाहिए? 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। अतः मूल्यांकन पद्धति का प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना होना चाहिए। तो 16 का जो है वो आंसर ए हो जाएगा, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगर हम 17वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि कैसी है, क्या करेगी। तो छात्रों के प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो दोस्तों, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका को बच्चों के संकेत के रूप में क्या, क्यों, कैसे जैसे इशारे देने का निर्णय लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना आधारभूत संरचना का काम करेगी। इस वजह से 17 का आंसर जो है ये डी हो जाएगा, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। वहीं पे जब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन अब क्या करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, या लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, या लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो दोस्तों, एक खेल क्रिया के दौरान अगर रोहन को चोट लगती है और उसके पिता इस तरह की बात करते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं, ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। सामान्यतः लैंगिक रूढ़िवादिता ही लैंगिक भेदभाव का कारण होता है। अब जबकि उनके पिता ने ये कहा है कि लड़कियों की तरह मत व्यवहार करो, यानी उनके कहने का कहीं ना कहीं ये अर्थ है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं और चोट लगने पे रोने लगती हैं, और लड़कियों के अंदर जो है ये रोने वाली प्रवृत्ति होती है, जबकि लड़कों के अंदर नहीं है। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता और भेदभाव का ही एग्जाम्पल है। तो इस वजह से जो है 18 का आंसर सी हो जाएगा। आइए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की, यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या विद्यार्थियों को उनके अकादमी अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, या अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए बच्चों को पर्याप्त मौके प्रदान करने चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा पारस्परिक शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में उभर कर आई है। इसका एकमात्र उद्देश्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों का समग्र विकास करना है। तो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति को विकसित करने का श्रेय जो है प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी को जाता है। तो यहाँ पे जो है 19 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो यहाँ पे लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के
तो यहाँ पे खाली जगह है, चरण को दर्शाता है, किस चरण को दर्शाता है, उत्तर प्रथागत या अमूर्त संक्रियात्मक या प्रथापूर्व या प्रथागत। तो दोस्तों लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। तो इस वजह से 20 का जो आंसर है ये डी हो जाएगा, प्रथागत चरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें तो बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। दूसरा ऑप्शन है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तीसरा है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। क्वेश्चन ऑप्शन 4 है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बच्चों के समाजीकरण में परिवार, विद्यालय, समुदाय एवं समाज की विशेष भूमिका होती है, इन सब की होती है। तो परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है क्योंकि किसी बच्चे में समाजीकरण की नींव परिवार से ही डाली जाती है, जबकि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है। इसीलिए 21 का जो है आंसर वो सी हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। जब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं तो यहाँ क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस चीज़ पर जोर देता है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है ना। तो 22 का आंसर जो है ये ए हो जाएगा, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जो भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतः पारस्परिक बुद्धि, अतः वैयक्तिक बुद्धि, नैसर्गिक बुद्धि यानी प्रकृति एवं अस्तित्ववादी बुद्धि है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो है सिद्धांत किस चीज़ पर जोर देता है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पे, क्योंकि इसकी बहुत सारी दशाएं हैं। तो अब जब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक रहती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक रहती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक रहती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक रहती है। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य सोच में केंद्रीकरण, प्रत्याशात्मक तार्किक कल्पना, खेल, अनौपचारिक तार्किकता एवं अहंकेंद्रिता आदि हैं। तो इस वजह से 23 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विचार या सोच में केंद्रीकरण। जब हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं तो यहाँ विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है हमारे सामने कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, या विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो देखिए विकास एक निरंतर चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है जो गर्भधारण अवस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषागत एवं सामाजिक विकास सब कुछ सम्मिलित होता है। इसी वजह से 24 का जो है आंसर ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि विकास क्या है, एक बहुआयामी विकास जो है वो बहुआयामी होता है। आइए जब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस चीज़ के महत्व पर जोर देता है। तो यहाँ पे है 4 ऑप्शन, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है या गुणारोपण के महत्व पर जोर देता है। तो दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंत वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं, किस चीज़
का क्षेत्र किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ को ये वर्णित करते हैं। तो इसमें स्कीमा यानी मनोबंधन के रूप में वर्णित इसको किया गया है। स्कीमा मानसिक संक्रिया से संबंधित वो मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो 26 का जो आंसर है ये बी हो जाएगा, स्कीमा यानी मनोबंध से, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक समावेशी कक्षा में किस चीज़ पर जोर होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में से यहाँ पे आशय समाज के सभी वर्गों, निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए है। उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। अतः एक समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखें कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो जिसमें दिव्यांग छात्र हेतु छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो 28 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। मूर्त अमूर्त सांवेदिक या अमूर्त मूर्त सांवेदिक, तीसरा है सांवेदिक मूर्त अमूर्त या अमूर्त सांवेदिक मूर्त। तो यहाँ पे जो है 29 का, यहाँ पे देखिए सामान्यतः जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम है सांवेदिक यानी इंद्रियों के माध्यम से, मूर्त एवं अमूर्त है। तो ये जो है 29 का सी हो जाएगा आंसर कि पहले सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। जब हम क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए 30वां का जो है 30 का आंसर बी हो जाएगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये 1 से 30 तक जो क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किया, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस थे। अब हम लोग चूँकि 31 से लेकर के 60 तक जो क्वेश्चन है ये गणित के क्वेश्चन है, तो इन्हें हम लोग सॉल्यूशन के ज़रिए से सॉल्व करके देखेंगे, जो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं तक के लिए था। नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखें। इसके बाद जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को साथियों के साथ भी शेयर करें जो कि सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।